चलो आओ, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हमने शुरू किया था। क्या शुरू किया था? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या 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 पढ़ लिया था हमने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी? बताओ कि भैया पहले तो क्या होनी चाहिए, हाउस प्रॉपर्टी के लिए हाउस होना चाहिए या तो प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो ना हाउस नहीं तो प्रॉपर्टी नहीं, तो काई की इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या तो आपके पास बिल्डिंग होनी चाहिए या लैंड अपॉर्टेंट देयर टू होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लैंड अपॉर्टेंट देयर टू। क्लियर है क्या? फिर मैं बोला था असीसी ओनर होना चाहिए घर का। असीसी क्या होना चाहिए? ओनर होना चाहिए। ओनर कब माना जाएगा? ठीक है, क्या जब उसके पास ओनरशिप हो। क्या बात समझ में आ रही है? फ्री होल्ड और लीज होल्ड दोनों को ओनरशिप बोलते हैं। और हो सकता है जमीन उसकी ना हो सकता है जमीन उसकी ना हो, पर बिल्डिंग उसकी है तो भी वो क्या माना जाएगा? ओनर माना जाएगा। हमने डीम्ड ओनरशिप का कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिया था, याद है आपको? बोलो हाँ या नहीं। ठीक है, डीम्ड ओनर क्या होता था कि अगर आपने अपने किसको बेटा, स्पाउस को, मियां ने बीवी को, बीवी ने मियां को क्या दे दी? हाउस प्रॉपर्टी दे दी। क्या बात समझ में आ रही है? और बोल रही है कि रख लो कोई बात नहीं, कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है। तो हम तो पकड़ेंगे किसको? हम तो पकड़ेंगे किसको? ट्रांसफरर को। किसको पकड़ेंगे? मियां को नहीं बे, ट्रांसफरर को। साले बीवी भी तो दे सकती है मियां को। क्या बात समझ में आ रही है? तो किसको पकड़ेंगे? ट्रांसफरर को। किसको पकड़ेंगे? ट्रांसफरर को। और उसको क्या मान लेंगे? तुम क्या हो? डीम्ड ओनर। तुम क्या हो? डीम्ड ओनर। क्लियर है क्या? अच्छा, लेकिन अगर कब नहीं मानेंगे? अगर झगड़े हो गई आपस में, लड़ झगड़ के अलग हो गए और फिर मान रहे हैं, फिर बंटवारा हो रहा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरी चीज, अगर आपने अपने बच्चों के नाम पे, माइनर बच्चों के नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी तो भी आप क्या माने जाओगे? डीम्ड ओनर। एक्सेप्ट बेटा बालिका वधु। याद है ना आनंदी? ठीक है, क्या तो वो क्या हो जाएगी? तुम्हारी बालिका वधु। उसके बाद क्या है? होल्डर ऑफ इम्पार्शियबल इस्टेट। आपको ऐसा साम्राज्य मिला है जिसका टुकड़ा टुकड़ा नहीं किया जा सकता, तो मत करो टुकड़ा टुकड़ा, डीम्ड ओनर मान लिए जाओगे। क्या बात समझ में आ रही है? आप फ्लैट लियो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत, तो आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी के अगर आप मेंबर हो तो आप उस फ्लैट के क्या माने जाओगे? डीम्ड ओनर माने जाओगे। क्लियर है क्या? यहां तक के पॉइंट्स मैंने आपसे डिस्कस कर लिए थे। कोई डाउट है किसी को? फटाफट बोलो। हाँ हाँ, नहीं विदाउट कंसिडरेशन भी कई बार होता है ना। अब मेनली क्या है, अलग अलग कहानी है इसके अंदर, बहुत सारी बातें, वैसे डिटेल में जाओगे तो कई बार डिवोर्स नहीं हुआ है, फिर भी आपने एग्रीमेंट किया है कि हम और आप अलग अलग रहेंगे, आप ले लीजिए ये वाला फ्लैट ले लीजिए, आप इस पे रहिए। क्या बात समझ में आ रही है? तो विदाउट कंसिडरेशन भी तो हो सकता है ना, या कई बार एल्यूमिनी दी जाती है। क्या बात समझ में आ रही है? तो कुल मिला के अगर एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट हुआ है और आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है विदाउट कंसिडरेशन, तो आप हाउस प्रॉपर्टी के पर्पस के लिए डीम्ड ओनर नहीं माने जाएंगे। क्लियरिटी है? चलिए आगे बात करते हैं। हाँ, थर्ड पॉइंट मैंने छोड़े हुए हैं अभी जानबूझ के। ठीक है, इसको अपन आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या देख लो यहाँ पे क्या है? द हाउस प्रॉपर्टी। अच्छा, अगर फर्म ने ओन की हुई है, हाउस प्रॉपर्टी किसने ओन की है? फर्म ने ओन की है, तो मतलब सॉरी, हाउस प्रॉपर्टी ओन की है किसने? पार्टनर ने, और उसने दी है फर्म को, उसने दी है फर्म को, तो माना जाएगा कि बिजनेस के लिए यूज कर रहा है, टैक्स नहीं लगेगा। क्या माना जाएगा? कि बिजनेस के लिए यूज कर रहा है, नॉट टैक्सेबल अंडर द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। लेकिन अगर आईटी अथॉरिटीज को ऐसा लग रहा है, इनकम टैक्स अथॉरिटीज को ऐसा लग रहा है कि आप क्या कर रहे हो, अपने फैमिली मेंबर को आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है, अपने फैमिली मेंबर को आपने प्रॉपर्टी क्या की है? ट्रांसफर की है, और उसने आगे कहीं और किराए पे चढ़ा दिया है, तुम्हारा पर्पस इनकम टैक्स को चूना लगाने का है, तो चूना नहीं लगाने देंगे, आपको क्या मान लिए जाएंगे? ओनर ही मान लिया जाएगा, आप ही के हाथ पे टैक्स लगेगा। यहां तक हमने पढ़ लिया था। क्लियर है क्या? चलिए, ये इलस्ट्रेशंस नहीं पढ़े थे हमने, हैं क्या आपकी किताब में? मिस्टर ए ओन्स अ प्रॉपर्टी, है कि नहीं है? ये अगर नहीं है तो बेटा अफसोस, आपकी किताब पुरानी है। क्या बात समझ में आ रही है ना? जिसके में है उसकी किताब नई है, तो यहाँ नई पुरानी किताब का फर्क आएगा जीवन में। तो हम लोग को नई किताबें या तो ओल्ड सिलेबस में नहीं बे, टैक्स की किताब अमेंड होकर फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से नहीं आती है ना। क्या बात समझ में आ रही है? तुम अगर पहले इंडेक्स में स्टार्टिंग में जाके देखोगे तो आपको दिखेगा फॉर द असेसमेंट ईयर, उसके में देखो असेसमेंट ईयर दूसरा लिखा होगा, तुम्हारे में असेसमेंट ईयर दूसरा लिखा होगा। आगे जाके पढ़ो, बता रहा हूँ कहाँ लिखा हुआ है, दिखाओ। हाँ बेटी, क्यों लेट आई हो? कितने बजे आई हो क्लास? ये क्या तरीका है तुम लोग का क्लास का? है तुम लोग सिर्फ ये देखो, इंपॉर्टेंट नोट में असेसमेंट ईयर 23-24, ये पहला ही पेज भाई जहां से किताब शुरू हो रही है। हाँ, तो क्या लिख रहा है? फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। नए वाले में क्या लिखा हुआ है? फॉर द असेसमेंट ईयर 24
25। तो अपने रिलेवेंट क्या है, असेसमेंट ईयर 24-25, प्रीवियस ईयर 23-24। क्या बात समझ में आ रही है? तो यानी तुम्हारी किताब बेटा जीवन में पुरानी हो गई है, तुम्हारी किताब जीवन में, वहां बैठने बोला था ना, ठीक है, तुम्हारी किताब क्या हो गई है बेटा, पुरानी हो गई है। तो अब क्या कर सकते हैं, सोचेंगे इसका क्या इलाज करना। आ जाओ बैठो यहाँ पे, ठीक है। मिस्टर ए ओन्स अ प्रॉपर्टी, अब यहां देख लो, मिस्टर ए ओन्स अ प्रॉपर्टी, इट इज गिवन ऑन लीज फॉर अ पीरियड ऑफ 12 ईयर्स टू वाई, ठीक है। मिस्टर ए ओन्स अ प्रॉपर्टी इज गिवन टू लीज फॉर अ पीरियड ऑफ 12 ईयर्स टू वाई, lease rent being 40,000 per month as the period of lease is not less than 12 years, Y becomes the deemed owner of the house property। ये एक वो 12 ईयर वाला एक पॉइंट था, वो मेरे को पढ़ाना, ये उसका पॉइंट है। देखो क्या लिखा हुआ है, मिस्टर ए ओन्स द प्रॉपर्टी, इट इज गिवन लीज फॉर अ पीरियड ऑफ 12 years, वाई लीज रेंट बीइंग 40,000 पर मंथ, as per the period lease is not less than 12 years, Y becomes the deemed owner of the, क्या बोला है इसमें, अगर मैंने अपनी प्रॉपर्टी लीज पे चढ़ाई 12 साल या उससे ज्यादा के लिए, सुन लेना ध्यान से, मैंने अगर क्या कर रहा है, प्रॉपर्टी चढ़ाई आपको लीज पे दी है, कितने साल के लिए, 12 साल या उससे ज्यादा के लिए। तो अगर 12 साल या उससे ज्यादा के लिए लीज पे दे दी, तो सीधे सीधे क्या बन जाओगे आप, क्या मान लिए जाओगे, डीम्ड ओनर, और आपके नाम पे हाउस प्रॉपर्टी के रेंट इनकम टैक्स हो जाएगी, है ना। अगर 11 साल रहा तो नहीं चलेगा, 11 साल 11 महीने रहा तो नहीं चलेगा, 12 साल हो गया तो सामने वाला क्या बन जाएगा, डीम्ड ओनर, सामने वाला क्या बन जाएगा, डीम्ड ओनर। एक्स ए की प्रॉपर्टी थी, उसने वाई को दी है 12 साल की लीज के लिए, तो वाई बन गया है डीम्ड ओनर। हाँ या ना, फटाफट बोलो, यहां तक क्लैरिटी है। Second, A owns a property. It is given on lease for a period of 6 years to B. Lease rent being 220,000 per month. B has the right to get renewal of lease for a further period of 6 years. After that, after the expiry of lease, in this case, the aggregate period of lease is not less than 12 years. Therefore, B is deemed to be the owner of the house property. मतलब मैंने आपको कितने साल के लिए दी, 6 साल, और 6 साल के बाद आपके पास राइट है कि आप फिर से रिन्यू करा लो, कितने लिए, 6 साल के लिए। मिस्टर ए ओन्स अ प्रॉपर्टी, इट इज गिवन पीरियड ऑफ 6 years टू बी, लीज रेंट बीइंग 20,000 पर मंथ। यहां तक तो क्लैरिटी है, बोलो हाँ या नहीं। B has the right to get renewal lease for the period of 6 years after the expiry of lease. लीज खत्म होने के बाद 6 साल बाद वो फिर से 6 साल के लिए क्या कर सकता है, रिन्यू कर सकता है। इन दिस केस द एग्रीगेट पीरियड ऑफ लीज इज नॉट लेस देन 12 years। भले आपने रिन्यूअल का क्लॉज डाल दिया, हम तो क्या लेंगे, एग्रीगेट ही लेंगे। फिर से एग्रीगेट कितने साल का हो गया, 12 साल का। अबे 6 और 6 साल कितने हो गए, 12 साल। तो therefore B is to be a deemed owner of the house property, therefore B is to be deemed owner of the house property। 2 मिनट रुकना, अभी अपन पूरा समझेंगे। हाँ, थर्ड वाला, मिस्टर C owns a property which is given a lease to D for a period of 1 month, for a period of 1 month, rent being 10,000। D has the right to get renewal of the lease subject to the condition that every time it will renewed only for a period of 1 month, and such renewal is possible with mutual consent in 2050। In this case, the aggregate release is more than 12 years, but D will not be considered as the deemed owner of house or property. The property is given lease for month to month basis। क्या समझ में आई बात, इससे बताओ। सी वाला पढ़ो एक बार ध्यान से, इंटरप्रेट करो और बताओ इससे क्या समझ में आई है बात। ठीक है क्या, एक बार फिर से बोलता हूं, देखो ये वाली लाइन को ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा है। अपन ने अभी जो केस पढ़ा उसमें क्या था, जब तक वो 12 साल का, पहले वाले केस में उसने क्या बोला था, 12 साल के लिए लीज दे दिया, डीम्ड ओनर। 6 साल के लिए लीज दे दिया, फिर से 6 साल के लिए रिन्यू कर दिया, डीम्ड ओनर। यहां पे तो तीसरे केस पे 2050 तक के लिए ओनरशिप दे दी। कब तक के लिए ओनर दे दी, 2050 तक के लिए, लेकिन मन टू मन बेसिस में रिन्यू हो रहा था, तो डीम्ड ओनर नहीं माना गया। यही तीनों एग्जांपल पढ़ के हमने कंक्लूजन निकाला है। अब इसकी एक बार लैंग्वेज पढ़ते हैं, क्या बोला है, परसिविंग राइट इन द प्रॉपर्टी फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन 12 years। अगर आपके पास 12 साल का राइट टू प्रॉपर्टी है, हु एक्वायर्स एनी राइट to any building or part thereof by virtue of any transaction as referred in section, ये वाला मतलब that is by transfer of lease, मतलब लीज के कारण आपको कोई राइट मिला है 12 साल या उससे ज्यादा का, not less than 12 years shall be deemed to be the owner of that building। 12 साल या उससे ज्यादा का अगर आपको मिल गया है तो आप क्या माने जाओगे, डीम्ड ओनर मान लिए जाओगे। अच्छा, मेन लाइन यही है, दिस विल नॉट कवर the cases where any right by way of lease is acquired from month to month basis or for a period exceeding 1 year, not exceeding 1 year। 1 साल से कम का एग्रीमेंट किया
या फिर महीने टू महीने रिन्यूअल का कॉन्सेप्ट किया, तब सामने वाला डीम्ड ओनर नहीं माना जाएगा। अगर 11 महीने ज्यादा का ओनर किया और आप रिन्यू कराते जा रहे हो तो भी 12 साल के लिए अगर वो हो गया है तो वो क्या मान लिया जाएगा, डीम्ड ओनर मान लिया जाएगा। इसलिए हमेशा रेंट एग्रीमेंट 11 महीने के कराए जाते हैं। आपने रियल वर्ल्ड में उसको देखा होगा, क्योंकि 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 अगर वो 12 महीने के कराएंगे तो वो रिन्यूअल हो के भी क्या हो जाएगा, सामने वाला डीम्ड ओनर हो जाएगा। तो एक ही कंडीशन है, कब डीम्ड ओनर नहीं होगा, या तो मंथ टू मंथ बेसिस में हो या तो 11 महीने का हो। 12 महीने का आपने 1 साल का, भले उसको रिन्यूअल के बेसिस में, या आपने देखा 6 साल की लीज, फिर 6 साल की लीज, 12 साल की लीज हो गई, क्या बन गए, डीम्ड ओनर। क्या बन गए, डीम्ड ओनर। इसलिए ऐसा कॉन्सेप्ट निकाला गया है। हाँ या ना फटाफट बोलो। इसलिए अगर आप किसी प्रॉपर्टी में बहुत सालों से बैठे हो, है कईयों के पास ऐसी प्रॉपर्टी, हमारे पास भी एक है बहुत सालों से, मतलब समझो कि 1990 से, और कहो बहुत पहले से, 80 से कोई एक शॉप है जिसका कोई रेंट एग्रीमेंट नहीं है, हम इतना किराया भर चुके हैं एक तरीके से, और कोई उसका रेंट एग्रीमेंट नहीं है, 11 महीने का 12 महीने कोई एग्रीमेंट ही नहीं है, तो आप क्या मान ले जाते हो, डीम्ड ओनर। प्रॉपर्टी एक्ट में भी आपको ओनरशिप का राइट मिलता है। जब तक आपको सामने वाला मुआवजा नहीं देगा तब तक आपको किराया खाली करने की, आपको वो मतलब जब भी खाली कराएगा तो आपको एक अमाउंट दिया जाएगा, क्योंकि ये मानना जाता है इतने साल आपने वहां पे अपनी शॉप चलाई है तो वो अब आपकी ओनरशिप काइंड ऑफ उसमें आ गई है। हाँ या ना फटाफट बोलो। क्लैरिटी आई सबको, बोलो। चलो आगे बात करें। चलिए, प्रॉपर्टी हेल्ड स्टॉक इन ट्रेड। बेटा नई किताब का सबको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ये देखो ये इतने इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स नहीं थे पुरानी वाली किताब में। क्या बात समझ में आ रही है, तो हमें कुछ ना कुछ समझना पड़ेगा, देखते हैं क्या कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी हेल्ड स्टॉक इन ट्रेड। प्रॉपर्टी हेल्ड इज स्टॉक इन ट्रेड मतलब स्टॉक की तरह आपने रखी हुई है, मतलब आप बिजनेस करते हो। याद है कि कल पढ़ाया था, क्या था उसमें बताओ। अगर आप बेच देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपने 2 साल के लिए उसको खाली रख लिया तो 2 साल बाद वो क्या मान ली जाती है, डीम टू लेट आउट। क्या मान ली जाती है, डीम टू लेट आउट। क्लियर है। कॉम्पोजिट रेंट हमने पढ़ा था। कॉम्पोजिट रेंट में क्या था, कॉम्पोजिट रेंट में क्या था कि आपने फैसिलिटीज भी साथ में दी है। अगर बंटवारा हो पाना पॉसिबल है, अगर बंटवारा हो पाना मतलब कि किसका रेंट कितना, अगर बंटवारा हो पाना पॉसिबल है तो ये जाएगा हाउस प्रॉपर्टी में, ये जाएगा पीजीबीपी और आईओएफएस में। अगर बंटवारा हो पाना पॉसिबल नहीं है, फिर से बोल रहा हूं, अगर बंटवारा हो पाना पॉसिबल नहीं है तो 100% काय में जाएगा, पीजीबीपी या आईएफओएस में। फिर से बोल रहा हूं, अगर सेपरेबल है, अगर सेपरेबल है तो क्या होगा, रेंट जितना प्रॉपर्टी का है वो रेंट में, जितना बाकी का है वो कहां जाएगा, अदर्स, पीजीबीपी और अदर्स में। अगर सेपरेबल नहीं है, पीजीबीपी और अदर्स में। अच्छा अगर सेपरेबल नहीं है तब भी सेपरेट कर दिया तो भी पीजीबीपी और अदर सोर्स। मॉरल ऑफ द स्टोरी बोलूं, अगर सेपरेबल है तो सेपरेट किया चाहे ना किया कहां जाएगा, हम तो सेपरेट करेंगे और उसको कहां डालेंगे, हाउस प्रॉपर्टी और पीजीबीपी और आईएफएस में। और अगर सेपरेबल नहीं है, अगर सेपरेबल नहीं है, किया चाहे नहीं किया मुझे लेने देने नहीं है, पूरा पूरा कहां जाएगा, पीजीबीपी और आईएफएस में। तो बेसिक क्राइटेरिया क्या देखना है, सेपरेबल है या नहीं है, करने ना करने से हमें लेना देना नहीं है। क्लैरिटी है सबको, बोलो हाँ या नहीं। ये एग्जाम्पल देखेंगे क्लैरिटी आएगी। आओ देखो, ये भी पुरानी वाली किताब में आई सपोज नहीं है। क्या बात समझ में आ रही है, ठीक है क्या। अब देखो क्या है, मिस्टर ए ओन्स अ प्रॉपर्टी, इट इज गिवन ऑन रेंट टू मिस्टर बी। मिस्टर ए के पास एक प्रॉपर्टी थी, उन्होंने रेंट में दी है किसको, मिस्टर बी को। मिस्टर बी एनुअली पेज 1 लाख एज रेंट। एक सेकंड के लिए स्क्रीन जाएगी बस ना, चार्ज कर लूं बस। अरे बाप रे, रखो दीदी। मुझे चार्जर दे दे प्लीज। कौन कौन नहीं आया आज, मैं सही बता रहा हूँ बेटा, ये सारे दुख बाद में इतने बढ़ जाएंगे ना जिस दिन पढ़ाई करने की बारी आएगी। किसको, अशांक का ना, अशांक वाजपेयी का ना, वो तो पता चला मेरे को। चलो आओ देखो एग्जाम्पल देखो। मिस्टर ए ओन्स अ प्रॉपर्टी, इट इज गिवन ऑन रेंट टू मिस्टर बी। ए के पास एक प्रॉपर्टी है, उसने किसको दी है, बी को।
annually pays 1 lakh as rent for the property and 20,000 for different services like lift, security, air conditioning etc. मतलब ए ने अपनी प्रॉपर्टी दी है बी को, बोला है क्या, एक मतलब 1 लाख रुपए घर का रेंट और साथ में लिफ्ट का और सिक्योरिटी का और एयर कंडीशन कितना 20,000। सेपरेबल भी है, सेपरेबल है ना, नॉर्मली ऐसे ही तो होता है, आप जब घर लेते हो तो इसका अलग चार्ज होता है सर्विसेज का और घर का अलग चार्ज होता है, इजीली सेपरेबल है और सेपरेट किया भी हुआ है। तो 1 लाख कहां जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी में, और 20,000 कहां जाएगा, पीजीपीपी या आईएफओएस डिपेंडिंग अपॉन दी कंडीशन। क्लियर है क्या, ठीक है, वही लिखा हुआ है। Mr. A income from house property and 20,000 would be taxed in the hands of Mr. A, deducting his actual expenses for different services as income from other sources या business income। क्या मान लिया जाएगा, business income या IFOS में डाल दिया जाएगा। हाँ या ना, फटाफट बोलो। सेकंड केस, मिस्टर एबीसी ओन्स अ प्रॉपर्टी गिवन ऑन रेंट टू मिस्टर पीक्यूआर। एबीसी ने अपनी प्रॉपर्टी किसको रेंट में दे दी है, पीक्यूआर को। पीक्यूआर ने कितना पे किया है, 1.5 लाख एज रेंट ऑफ द बिल्डिंग एज वेल एज चार्ज ऑफ डिफरेंट सर्विसेज। उसने लमसम 1.5 लाख दे दिया, ठीक है क्या, बिल्डिंग का और सर्विसेज का मिला के, भले लमसम दे दिया हो, क्या सेपरेबल है ना। ऊपर वाले पर पढ़ा बनने की भैया प्रॉपर्टी का अलग और उसका अलग किया जा सकता है, क्योंकि आम चलन में वही होता है। क्लियर है क्या, तो वही उन्होंने बोला, provided by Mr. ABC in this case, one has to split up the annual payment of 1.5 lakh in rent and building and charge different services. The amount which relates to the renting of services, मतलब retention of service, is taxable as business income or income from other sources. The sum which related to use of property is taxed as annual value. इसको क्या माना जाएगा, income from house property। क्या माना जाएगा, income from house property। मतलब यहां पर उसने लमसम ले लिया, यहां पर उसने क्या ले लिया, लमसम, बट क्या था, सेपरेबल था। तो बोले कोई बात नहीं, हम सेपरेट करेंगे, जितना सर्विसेज का है उसको सर्विस को एट्रीब्यूट करेंगे और जितना हाउस का है उसको हाउस प्रॉपर्टी में एट्रीब्यूट करेंगे। क्लियर या ऑल क्लियर। चलो तीसरा एग्जांपल में क्या है बता देता हूं। मेरे पास एक ऑडिटोरियम है, क्या है, मैंने ऑडिटोरियम आपको दिया पूरा पूरा किराए पे। अब ऑडिटोरियम में एसी भी लगा हुआ है और चेयरें भी लगी हुई हैं, क्या उसको अलग अलग किया जा सकता है, बिना ऑडिटोरियम, बिना चेयर और बिना एसी के कोई मतलब का ही नहीं है, दरी बिछा के बैठोगे क्या, कोई मतलब का ही नहीं है। तो उनने ये कहा कि देखो, मिस्टर ए ओन्स एन एयर कंडीशन फर्निश्ड लेक्चर हॉल, इट इज लेट आउट एनुअल रेंट ऑफ बीइंग 5 लाख, it includes rent of building, rent of air condition and furniture. In this case, letting of lecture hall is not separable from letting out of air condition and furniture. This income is taxable as business income as income from other sources. इसको पूरा पूरा कहां डाला जाएगा, बिजनेस इनकम या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। इसको हाउस प्रॉपर्टी में नहीं डालेंगे। आया कि नहीं आया, फटाफट बोलो। चौथे वाले में उसने क्या किया होगा, यही लेक्चर हॉल था पर उसको अलग अलग बांट के दे दिया था। भले अलग अलग बांट के दिया, ओए भले अलग अलग बांट के दिया, हम तो क्या मानेंगे, इकट्ठा, हम तो क्या मानेंगे, इकट्ठा। और कहां डालेंगे, ठीक है, पीजीबीपी और अदर सोर्स। द रूल इज एप्लीकेबल इवन इफ वन कैन फाइंड आउट रेंट बिल्डिंग एंड रेंट एयर कंडीशन परचेज सेपरेटली। भले आप सेपरेटली पा सकते हो लेकिन फिर भी नहीं, यहां पे क्या था, ऊपर वाले में 5 लाख चार्ज किया था और नॉन सेपरेबल था, यहां अलग अलग चार्ज किया था 3 लाख और 2 लाख, लेकिन फिर भी क्या था, नॉन सेपरेबल ही था। क्योंकि हम तो क्या देखेंगे, सेपरेबल है या नहीं है। तुमने जबरदस्ती कुछ भी किया, हमको लेने देना नहीं है। तो भले सेपरेबल नहीं था तो तब भी तुमने सेपरेट कर दिया, हमें लेने देना नहीं है, हम तो नॉन सेपरेबल ही मानेंगे और पूरे 5 लाख को एक साथ लेंगे पीजीपीपी या आईएफओएस में। क्लैरिटी है, बोलो हाँ। इलस्ट्रेशन वन आप होमवर्क है, कंपलसरी करके आओगे, नहीं तो जीवन तुम्हारा बर्बाद हो जाएगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। क्लियर है क्या, ठीक है, जल्दी देखो। डन, यहां तक डन। अब 115 पीएससी को एक बार छोड़ते हैं, अब आते हैं अपन डिटर्मिनेशन ऑफ एनुअल वैल्यू में। मुंडू नहीं झटकना, स्ट्रेट बैठना। पूरे हाउस प्रॉपर्टी हेड की सबसे मेन चीज है, इसके बिना आपको कछु ना बनेगा। तो इसको अपन एक बार अच्छे से स्टार्ट कर रहे हैं। उसके पहले एक बार नजर मारना है तो मार लो। क्या कर रहे हैं बेटा, हम हाउस प्रॉपर्टी में हम टैक्स लगाना शुरू कर रहे हैं। तो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स कैसे लगेगा, उसका कैलकुलेशन हम देखेंगे कि क्या कहानी कैसी होती है। उसके पहले कल मैंने कुछ बातें आपको बताई थी, एक बार देखते हैं याद है कि नहीं है। 2 प्रकार की प्रॉपर्टी होती है, याद है क्या, एक होती है लेट आउट प्रॉपर्टी और एक होती है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। इसमें भी 2 चीजें थी कि 2 हाउसेस तक क्या माना जा रहा था, सेल्फ ऑक्यूपाइड, और उसके बाद एक्स्ट्रा वालों को क्या माना जा रहा था,
डीम टू बी लेट आउट। क्या माना जा रहा था? डीम टू बी लेट आउट। और अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड, ये फॉर रेसिडेंस है, ये क्या है? फॉर रेसिडेंट। अगर बिजनेस पर्पस के लिए आपने सेल्फ ऑक्यूपाई किया है, अगर बिजनेस पर्पस के लिए आपने क्या किया है? सेल्फ ऑक्यूपाई, तो क्या मानोगे? एग्जेम्प्ट है, उसका कोई लफड़ा नहीं है, सीधे सीधे बिजनेस पीजीबीपी हेड में समझेंगे उसको। तो यहां पे अगर तुमने लेट आउट किया है या सेल्फ ऑक्यूपाइड किया है, बिजनेस, अगर लेट आउट किया है बिजनेस के लिए, लेट आउट किया है बिजनेस के लिए, किसी और को लेट आउट किया है बिजनेस के लिए, तो बताओ कौन से हेड में जाएगा? हाउस प्रॉपर्टी में कि पीजीबीपी कैपिटल गेन आई ऑफिस में? मेरा घर है, मैंने इसको लेट आउट किया, अब चाहे रेसिडेंस पर्पस के लिए करूं चाहे बिजनेस पर्पस के लिए हूं, सब कुछ कहां जाएगा? हाउस प्रॉपर्टी में। अगर खुद यूज करूं, अगर खुद यूज करूं, कौन से पर्पस के लिए? बिजनेस पर्पस के लिए, तो पीजीबीपी में समझेंगे यहां कोई गेम नहीं होगा। अगर खुद यूज करूं, काई के लिए? सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए। काई के लिए? सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए। तो दो घरों तक सेल्फ ऑक्यूपाइड की अलग कहानी है, और आफ्टर वर्ड्स उसको क्या मान लिया जाता है? डीम टू बी लेट आउट मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है? डीम टू बी लेट आउट। अगर लेट आउट है तो फुल लेट आउट, सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो रेसिडेंस पर्पस के लिए है कि बिजनेस पर्पस के लिए? सेल्फ ऑक्यूपाइड अगर बिजनेस पर्पस के लिए, सेल्फ ऑक्यूपाइड अगर बिजनेस पर्पस के लिए तो छोड़ दो। सेल्फ ऑक्यूपाइड अगर रहने के पर्पस के लिए तो दो घरों तक क्या मानेंगे? सेल्फ ऑक्यूपाइड। और उसके बाद ऊपर वाले सारे घरों के लिए उसको क्या मान लिया जाएगा? डीम टू बी लेट आउट। क्या मान लिया जाएगा? डीम टू बी लेट आउट। इतना तो मैंने आपको बता दिया था, हाँ या ना? फटाफट बोलो। अच्छा, सबसे इजी कहानी किसकी है? लेट आउट की। सबसे इजी कहानी किसकी है? लेट आउट की। तो पहले मैं आपको क्या बता रहा हूं? लेट आउट प्रॉपर्टी की कहानी बता रहा हूं। किसकी कहानी बता रहा हूं? लेट आउट की। लेट आउट प्रॉपर्टी के बाद, लेट आउट प्रॉपर्टी के बाद आपको किसकी बताऊंगा? सेल्फ ऑक्यूपाइड की। और उसके बाद बताऊंगा टीम टू बी लेट आउट की। क्या बात समझ में आ रही है? बेसिक कहानी है, हाँ या ना बोलो। सबसे पहले अभी सारी चीजें ध्यान दो, सिर्फ किस में ध्यान दो तुम? तुम्हारी प्रॉपर्टी क्या है? लेट आउट है। लेट आउट है मतलब तुमने किराए पे चढ़ा दिया है, तुमने किराए पे चढ़ा दिया। तो पहले मैं लिख रहा हूं फिर समझाऊंगा, ठीक है? क्या ऐसे लिखते हैं इसको? सबसे पहली चीज चाहिए होती है हमको म्युनिसिपल वैल्यू। क्या चाहिए होती है? म्युनिसिपल वैल्यू। क्या चाहिए होती है? म्युनिसिपल वैल्यू। और फेयर रेंटल वैल्यू। म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू। काम करता हूं, इसको पहले यहां पे लिखता हूं फिर टेबल में डालूंगा। क्या होता है? म्युनिसिपल वैल्यू एमवी और फेयर रेंटल वैल्यू एफआरवी, विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर, सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट, सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट। म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू विच एवर इज हायर सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट कहलाता है एक्सपेक्टेड रेंट। क्या कहलाता है? एक्सपेक्टेड रेंट। म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू विच एवर इज हायर, यहां पे थोड़ा सा स्लो चलूंगा मैं। म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू विच एवर इज हायर सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट क्या कहलाता है? एक्सपेक्टेड रेंट। क्या कहलाता है? एक्सपेक्टेड रेंट। क्लैरिटी है सबको? बोलो हाँ या नहीं। अब इस एक्सपेक्टेड रेंट को कंपेयर करते हैं किससे? एक्चुअल रेंट से। किससे कंपेयर करते हैं? एक्चुअल रेंट से। अब एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर बन जाता है आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू, जिस पे टैक्स लगता है। अभी ग्रॉस एनुअल वैल्यू के भी आगे कहानी होती है, पर अभी जीएवी तक जा रहा हूं मैं। कहां तक जा रहा हूं? जीएवी तक। तो क्या है जीएवी एक बार बताओ? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। कैसे निकलती है? एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर। कैसे निकलती है? एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर। अच्छा, और एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकलता है? म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू विच एवर इज हायर सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट। म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू विच एवर इज हायर सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट क्या कहलाता है तुम्हारा? एक्सपेक्टेड रेंट। क्लियर है क्या? अब इसको एक बार लॉजिक समझो इसका है क्या, ताकि तुमको हमेशा के लिए याद रहे। समझना ध्यान से। मैंने क्या किया? मैंने एक घर किराए पे दिया। मैंने घर क्या दिया? किराए पे। अब मैंने घर किराए पे दिया, उसका किराया था 50,000 रुपए। कितना था? 50,000 रुपए। अब मैं ये नहीं दिखाना चाहता कि वो खाली है,
मैं ये नहीं दिखाना चाहता कि वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, मैं ये दिखाना चाहता हूँ वो किराए पे है, और किराए पे मैं लीगली दिखाना चाहता हूँ, मैंने एग्रीमेंट बनाना चाहता हूँ। मैंने बताया कि बहुत समय तक रह लो तो टीम डोनरशिप मिल जाती है, पंचायत हो जाती है। तो मैंने एक काम किया, मैंने बोला तुमको मेरा घर किराए पे चाहिए? उसने बोला हाँ चाहिए। मैंने कहा एक कंडीशन है। बोले क्या कंडीशन है? बोले किराया लगेगा 50,000 रुपए। उसने बोला ठीक है देंगे 50,000 रुपए। मैंने कहा 50,000 में एक काम करो, तुम मुझे किराया दो बैंक में 5,000 रुपए। कितना दो? 5,000 रुपए। और 45,000 रुपए मुझे काय में दो? कैश में दो। तो अब मेरी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितनी दिखेगी? 5,000। 45,000 किसी को पता थोड़ी चल रहा है मैं अंदर कर रहा हूं, और 5,000 पे सरकार मुझ पर टैक्स लगाएगी और मैं सरकार को चूना लगा दूंगा, ऐसा मैंने सोचा। अब सोचो, एक इतना बड़ा प्रॉपर्टी जिसको एक्चुअल में रेंट 50,000 मिल रहा है और दिखा रहे हो तुम उसका रेंट कितना? 5,000 रुपए। क्या दाल में कुछ काला नहीं है? अरे पूरी दाल काली है साली, क्या बात समझ में आ रही थी? ये तो लफड़ा है। तो अपन ने बोला, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला हम ऐसे नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे तुम्हें कितना किराया मिला, नहीं तो तुम लोग पूरे टाइम पागल बनाते रहोगे, बोलोगे अभी वैल्यू डाउन चल रही है, कोई उठा नहीं रहा था तो हमने 10,000 में दे दिया, 50,000 की चीज को हमने 15,000 में दे दिया, हमने अपने रिश्तेदार को दे दिया, तुम कुछ ना कुछ रोना मचाते रहोगे पूरे टाइम। हमने बोला हम एक काम करेंगे, हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि तुमको कितना किराया मिल रहा है, हम ये भी देखेंगे कि उसका एक्सपेक्टेड रेंट क्या है। जैसे इस प्रॉपर्टी का एक्सपेक्टेड रेंट है 50,000, कितना है? तुम बोल रहे हो तुम्हें मिल रहा है कितना है? 5,000। हमें लेने देने नहीं है, हम अपनी ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या लेंगे? एक्सपेक्टेड रेंट। कितना लेंगे? एक्सपेक्टेड रेंट, यानी कि 50,000। हमको तुम टैक्स किसके हिसाब से दोगे? 50,000 से। तुम अपना नुकसान करा रहे हो कराओ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उससे पढ़ी लिखी नहीं है। क्या आपको बात समझ में आई कि नहीं आई? फटाफट बोलो। तो सीधी सीधी सी बात बोली गई, इसीलिए बोला गया कि भैया एक तो होता है एक्चुअल रेंट और दूसरा क्या होता है? एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट मतलब जो से तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो भाई, विच एवर इज हायर। सीधी सी बात है, विच एवर इज हायर। अगर एक्सपेक्टेड रेंट ज्यादा है तो एक्सपेक्टेड रेंट भर दो, लेकिन अगर तुम्हें एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा मिल रहा है, 50 की वैल्यू तुम्हें मिल रहा है कितना? 90, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट छोड़ेगा क्या? नहीं नहीं, लाओ 90 पे टैक्स दो। क्या बात समझ में आ रही है? तो एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर, इस लॉजिक के साथ आया। बोलो हाँ या नहीं? सब लोग रटते रहते हैं एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट, विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर, पर लॉजिक कोई नहीं सोचता। लॉजिक पकड़ के चलोगे कभी कंफ्यूज नहीं होगे। यहां तक क्लियर है? बोलो हाँ। अब मुद्दा क्या है? एक्सपेक्टेड रेंट निकाले कैसे? मैं तो बोल रहा हूं इस घर का एक्सपेक्टेड रेंट कितना है? 50,000। जो मकान मालिक है वो खुद बोल रहा है भैया हमारा एक्सपेक्टेशन है ही नहीं 50,000 की, तुम कैसे बोल सकते हो एक्सपेक्टेड रेंट 50,000 है? तो फिर सरकार ने कुछ कुछ क्राइटेरिया दिए। क्या बोला? 3 वर्ड्स दिए, 2 वर्ड्स दिए। एक होता है म्युनिसिपल वैल्यू और एक होता है फेयर रेंटल वैल्यू। म्युनिसिपल वैल्यू क्या होता है? हर जगह की गाइडलाइन रेट होते हैं। हर जगह क्या होते हैं? एक गाइडलाइन रेट होते हैं। सुना है कभी? सरकार क्या करती है? सरकार ने एक सरकारी रेट है हर प्रॉपर्टी का, कि इस प्रॉपर्टी का सरकारी रेट इतना होना चाहिए, ठीक है क्या? वो म्युनिसिपल वैल्यू लिखी हुई है नगर निगम के पास। क्या बात समझ में आ रही है? तो वो म्युनिसिपल वैल्यू उठाएंगे हम कि इस जगह की म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है। हाँ हाँ, हम देख, तुम अपनी प्रॉपर्टी का म्युनिसिपल वैल्यू पता चल सकते हो, पूरी वेबसाइट है, सारी चीजें पता चलती है। तुम्हें बस खसरा नंबर वो सब पता होना चाहिए अपना, है ना? अभी सुनो यहाँ पे, तो मुझे इस प्रॉपर्टी का क्या है? म्युनिसिपल वैल्यू है। कौन सा नंबर है? म्युनिसिपल वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है? म्युनिसिपल वैल्यू, जो सरकार ने डिसाइड करके रखी है। कई बार क्या होता है, सरकारी वैल्यू कम भी होती है, क्योंकि क्या होता है, सरकारी वैल्यू कम होती है, मार्केट बढ़ गया होता है, उसको अभी तक उसने क्या नहीं किया होता है? अपडेट नहीं किया होता है। ये कई बार डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है प्रॉपर्टीज की, तो लोग, तो एक होता है म्युनिसिपल वैल्यू और एक होती है फेयर रेंटल वैल्यू। फेयर रेंटल वैल्यू मतलब आजू वाला कितने में किराए में चल रहा है, बाजू वाला कितने किराए में चल रहा है, बाकी लोग कितने किराए पे चल रहे हैं, यहाँ आसपास कितना किराया चल रहा है, ये एक एवरेज पता लगाया जा सकता है ना। तो एक होगी म्युनिसिपल वैल्यू और एक क्या होगी? फेयर रेंटल वैल्यू, विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर। तो म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू विच एवर इज हायर, तो हम ये देखेंगे एक्सपेक्टेड रेंट के लिए। लेकिन अब एक होता है रेंट कंट्रोल एक्ट। क्या होता है? एक रेंट कंट्रोल एक्ट। रेंट कंट्रोल एक्ट ने क्या बोला कि आप, मैं हर जगह का एक स्टैंडर्ड रेंट बताऊंगा। क्या बताऊंगा? एक स्टैंडर्ड रेंट। उससे ज्यादा रेंट आप चार्ज नहीं कर सकते, उससे ज्यादा रेंट आप चार्ज नहीं कर सकते, ऐसा रेंट कंट्रोल एक्ट बोलता है, ताकि जबरदस्ती के किराया बढ़ ना जाए। ठीक है क्या? आ रही बात समझ में? तो वो तीसरा वर्ड आया, कौन सा आया? स्टैंडर्ड रेंट। कौन सा वर्ड आया? स्टैंडर्ड रेंट। तो 3 वर्ड मैंने आपको बताया, कौन से? म्युनिसिपल वैल्यू, समझ में आया, फेयर रेंटल वैल्यू, और क्या बताया? रेंट कंट्रोल एक्ट का स्टैंडर्ड रेंट। क्या आ गया? स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है? इससे ज्यादा रेंट आप चार्ज नहीं कर सकते। मुझे निकालना क्या है?
एक्सपेक्टेड रेंट। क्या निकालना है? एक्सपेक्टेड रेंट। कैसे निकला? म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू विच एवर इज हायर। लेके खुश हो गए, ओए होए ज्यादा वाला ले लिया, ज्यादा वाला ले लिया, ज्यादा वाला ले लिया। लेकिन ध्यान देना ऊपर से कैप लगा हुआ है। किसका कैप लगा हुआ है? स्टैंडर्ड रेंट का। उससे ऊपर जा सकते नहीं हो। है क्लैरिटी? तो सिर्फ ये लाइन अगर पकड़ लोगे तो तुम हमेशा याद रहेगा म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू विच एवर इज हायर सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट। मतलब अगर म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू विच एवर इज हायर में जो अमाउंट हायर आ गया, अगर वो स्टैंडर्ड रेंट से भी ऊपर चला गया है, अगर वो कहां चला गया है? स्टैंडर्ड रेंट से भी ऊपर चला गया है, तो आप एक्सपेक्टेड रेंट किसको ले लोगे? स्टैंडर्ड रेंट को। किसको ले लोगे? स्टैंडर्ड रेंट को। इसको एकदम सरल भाषा में बोलूं क्या? इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया भैया आपने। वो मैंने समझाने के लिए कॉम्प्लिकेट किया। अगर एकदम सरल भाषा में बोलूं तो क्या बोलूंगा? मेरा पेन नहीं चल रहा है, 2 मिनट चार्ज हो जाए फिर आएगा। जब तक से मुंह से सुन लो, लिख के बता दूंगा। अगर 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 एकदम सरल भाषा में बोलूं तो क्या बोलूंगा? म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू। ओए, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू विच एवर इज हायर। ये पकड़ लिया अमाउंट, विच एवर हायर को पकड़ो। अब इसको कंपेयर करो और स्टैंडर्ड रेंट को कंपेयर करो। इसको कंपेयर करो और स्टैंडर्ड रेंट को। विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर। क्योंकि आपको स्टैंडर्ड रेंट से ऊपर नहीं जाना है, क्योंकि आपको स्टैंडर्ड रेंट से ऊपर नहीं जाना है। कितनों को समझ में आया? फिर से क्या है? म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर। हायर वैल्यू को पकड़ा, इसको और स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर। क्या आएगा? एक्सपेक्टेड रेंट। क्या आएगा? एक्सपेक्टेड रेंट। तो इसलिए याद रखने के लिए मुझे तो लैंग्वेज अच्छी लगती है। क्या है? म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट वैल्यू विच एवर इज हायर। हायर को पकड़ा, सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट, सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट। यानी ये अमाउंट स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं हो सकता, ये अमाउंट स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर हो गया है तो किसको पकड़ लेंगे? स्टैंडर्ड रेंट को। किसको पकड़ लेंगे? स्टैंडर्ड। लॉजिकली, प्रैक्टिकली हर तरीके से बता दिया। हाँ या ना बताओ? तो ये क्या होता है तुम्हारा? एक्सपेक्टेड रेंट। क्या होता है? एक्सपेक्टेड रेंट। फिर एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट को कंपेयर करते हो तो क्या होता है? विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर। क्या आता है तुम्हारा? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्या आता है तुम्हारा? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। कितनों को समझ में आया? पक्का? ठीक है। तो यही होती है कहानी। म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू विच एवर इज हायर सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट इज नोन एज एक्सपेक्टेड रेंट, इज नोन एज एक्सपेक्टेड रेंट। और फिर एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट को कंपेयर करते हो तो विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर होता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्या होता है? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अभी ऐसा लिख के दूंगा कि एकदम समझ में आ जाएगा। 2 मिनट बस मेरे को दो। देखो क्या होता है, मैं बताता हूं। म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू विच एवर इज हायर। म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू विच एवर इज हायर। इसमें क्या लेंगे? सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट, सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड, यानी जो आया है और स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर। ठीक है। क्या क्या आ जाएगा आंसर तुम्हारा? एक्सपेक्टेड रेंट। क्या आ जाएगा? एक्सपेक्टेड रेंट। और एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर तुम्हारा क्या हो जाएगा? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्या आ जाएगा? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इसका प्रॉपर टेबल में बना के दूंगा आपको। अभी यहां तक क्लैरिटी है सबको? अब आगे देखना। ये आ गया ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब मोटा मोटी ये बोल सकता हूं मुझे इतना किराया मिला, मुझे इतना किराया मिला। अच्छा, अगर मैं किराए पे मकान देता हूं तो आमतौर पे मकान का मेंटेनेंस कौन करता है? मकान मालिक या किराएदार? किराएदार की मकान मालिक? जैसे मैंने तुमको किराए पे दिया घर अपना, तो उस पे पेंट कौन कराएगा? तुम कराओगे कि मकान मालिक कराएगा? चाहे फर्निश्ड हो चाहे ना हो, बेसिक मेंटेनेंस कौन करता है? हमेशा मकान मालिक। याद रखना, क्या कराता है? मकान मालिक। अगर मान के चलो, यूजुअली तो एग्रीमेंट पे डिपेंड करता है, पर नॉर्मल नियम यही होता है कि ये सारे खर्चे कौन उठाता है? मकान मालिक उठाता है। तुम्हारे यहाँ का नल टूट गया, टाइल्स बदलवानी है, अब तुम थोड़ी टाइल्स बदलवाओगे। तुम क्यों टाइल्स बदलवाओगे? आखिरकार तुम घर छोड़ के चले जाओगे, किसको मिलेगा? मुझे मिलेगा। तो अल्टीमेटली टाइल्स चेंज करनी, कोई फिक्सचर फिटिंग का काम कराना है तो कौन करवाता है? मकान मालिक। अब सुनना ध्यान से, मुझे इतना किराया मिला, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोल रहा है इसमें टैक्स भरो। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि यार भैया इतनी कमाई थोड़ी होती, तुम तो इनकम टैक्स लगा रहे हो यार, तो इनकम पे टैक्स लगा रहे हो, ये तो रिसीट हुई। मकान किराए पे दिया है तो खाली थोड़ी बैठे, खर्चे भी तो हो रहे हैं। बोले क्या खर्चे हो रहे हैं तुम्हारे? बोले कभी पुताई करानी पड़ जाती है, कभी ये कराना पड़ जाता है, कभी पानी की मोटर खराब हो जाती है तो उसका फोन आता है कि मोटर चेंज करो, कभी ये करो वो करो, खर्चे कुछ ना कुछ लगे ही रहते हैं साहब, सब माइनस करने दो। सरकार ने बोला ठीक है माइनस करो, खर्चे माइनस करो। अब सब लोग अपने अपने खर्चे बढ़ा बढ़ा के बताएं, ऊट पटांग बताएं कि ये भी खर्चा हो गया वो भी खर्चा हो गया, रोज इनकी मोटर खराब हो रही है। सरकार ने बोला ये तुम लोग अति करने लगते हो, हम एक काम करते हैं, हम तुमको स्टैंडर्ड डिडक्शन देते हैं। कितने का?
30% का, यानी ग्रॉस एनुअल वैल्यू का हम मान के चल रहे हैं कि 30% तुम्हारा काय में जाता है खर्चे में। अब खर्चे हो चाहे ना हो, ज्यादा हो या कम हो, क्वेश्चन तुमको घुमाने के लिए बोलेगा मेरे 50% खर्चे हो गए, मेरे 60%, तेरे कितने भी हो मुझे लेना देना नहीं है, कितना डिडक्शन मिलेगा 30%। क्या बात समझ में आ रही है? तेरे खर्चे बिल्कुल ना हो तो भी तेरे को कितने का बेनिफिट मिलेगा 30%। सबको हमने डिसाइड करके बोल दिया है कि आपको 30% का क्या मिलेगा बेनिफिट मिलेगा। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू से माइनस होता है क्या बेटा 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये होता है अंडर सेक्शन 24B। ठीक है क्या? ग्रॉस एनुअल वैल्यू से माइनस होता है 30%। रक्कू फोन दे दे बेटा मेरा। ठीक है, माइनस करते तो क्या आता है तुम्हारा स्टैंडर्ड डिडक्शन। 30% क्या माइनस करते हैं हम अपना स्टैंडर्ड डिडक्शन। है क्लैरिटी यहां तक सबको? बोलो। तो ये होता है तुम्हारा 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन। 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन करने के बाद 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन करने के बाद क्या सरकार हमको छोड़ेगी? नहीं छोड़ेगी। हमने फिर एक और सरकार के साथ नाटक किया। क्या किया? बोला भैया तुम टैक्सेस वगैरह भी तो लेते हो। क्या लेते हो? टैक्सेस वगैरह। किस चीज के टैक्सेस लेते हो बताओ? म्युनिसिपल टैक्सेस, हाउस टैक्स लगता है, रोड टैक्स लगता है, ये सब घर के टैक्स देने पड़ते हैं ना। तो मुझसे तुम टैक्सेस भी लेते हो तो वो भी तो, उसकी भी तो बेनिफिट दो। तो सरकार ने बोला हाँ यार ये बात तो सही है, टैक्स हमको देना पड़ रहा है, तो हम किसका बेनिफिट देंगे? टैक्सेस का। अरे यार एक सेकंड उल्टा हो गया, ये आ गया एक्सपेक्टेड एनुअल व्हिचएवर इज हायर, क्या आ गया? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्या आ गया? ग्रॉस एनुअल। पहले माइनस होंगे टैक्सेस, पहले क्या माइनस होंगे? टैक्सेस, यानी म्युनिसिपल टैक्सेस पेड। क्या माइनस होंगे? म्युनिसिपल टैक्सेस पेड। याद रखना खास शब्द लिखा है पेड। क्या लिखा है? पेड। पेड में बहुत ख्याल दे रहा हूं मैं। माइनस क्या करेंगे? म्युनिसिपल टैक्सेस पेड। अरे क्या माइनस करेंगे? म्युनिसिपल टैक्सेस पेड। तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा तुम्हारा? नेट एनुअल वैल्यू। क्या जाएगा? नेट एनुअल वैल्यू। कितनों को समझ में आई बात बोलो? सबसे पहले क्या निकलेगी? म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू, विच एवर इज हायर। उसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से, विच एवर इज लोअर। जो आएगा क्या आएगा? एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट कंपेयर करेंगे किससे? एक्चुअल रेंट से, विच एवर इज हायर। क्या आ जाएगा? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। उसमें से पहले माइनस करेंगे म्युनिसिपल टैक्सेस पेड। क्या माइनस करेंगे? म्युनिसिपल टैक्सेस पेड। तो क्या आ जाएगा? नेट एनुअल वैल्यू। क्या आ जाएगा? नेट एनुअल वैल्यू। और नेट एनुअल वैल्यू में आपको क्या मिलेगा? 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन। क्या मिलेगा? 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन। और साथ साथ में आपने घर बनाया है, उस पे रेंट ले रहे हो ना। क्या घर आदमी लोन पे लेता है कि कैश पे लेता है? 90% लोग तो हाउस लोन लेते ही लेते हैं, सब लोग लोन ही लेते हैं। तो उस पर आप कुछ ना कुछ क्या दे रहे होगे? ब्याज दे रहे होगे। कुछ ना कुछ क्या दे रहे होगे? ब्याज दे रहे होगे। तो उसमें आप क्या माइनस करते हो? इंटरेस्ट ऑन लोन। क्या उसका भी आपको क्या मिल जाता है? बेनिफिट मिल जाता है। तो क्या माइनस हो जाता है? इंटरेस्ट ऑन लोन। तब जाके आपकी फाइनल वैल्यू आती है जिस पे टैक्स लगता है। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू से सीक्वेंस याद रखना। ग्रॉस एनुअल वैल्यू से पहले क्या माइनस होगा? म्युनिसिपल टैक्सेस पेड। क्या माइनस होगा? म्युनिसिपल टैक्सेस पेड। तो जो आएगा क्या आएगा? नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू से दो चीजें माइनस होंगी। नेट एनुअल से कितनी चीज माइनस होंगी? दो। पहली चीज क्या माइनस होगी? म्युनिसिपल टैक्सेस पेड। और दूसरी चीज क्या माइनस होगी तुम्हारी? सॉरी, पहली चीज क्या माइनस होगी? स्टैंडर्ड डिडक्शन। क्या माइनस होगी? स्टैंडर्ड डिडक्शन। और दूसरी चीज माइनस होगी इंटरेस्ट ऑन लोन। क्या माइनस होगा? इंटरेस्ट ऑन लोन। तब आपकी फाइनल टैक्सेबल वैल्यू आएगी। तब आपकी क्या आएगी? फाइनल टैक्सेबल वैल्यू। है क्लैरिटी सबको? बोलो। एक चार्ट मैं आपको टेलीग्राम पे भेज रहा हूं, उसको जैसे मैं देखने बोलूंगा वैसे ही देखेंगे सब लोग। ठीक है क्या? देखिए, देखो आया क्या? सिर्फ लेट आउट पोर्शन वाला देखना, सिर्फ एलओपी लेट आउट प्रॉपर्टी सेकंड वाला कॉलम देखना। दिख रहा है क्या सबको? बोलो हाँ। म्युनिसिपल वैल्यू या फेयर रेंटल वैल्यू, विच एवर इज हायर। वो या फिर स्टैंडर्ड रेंट, विच एवर इज लोअर। क्या आ गया तुम्हारा? एक्सपेक्टेड रेंट। क्या आ गया तुम्हारा? एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट, विच एवर इज हायर। क्या आ गया तुम्हारा? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। है क्लैरिटी सबको? क्या आ गया तुम्हारा? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इसमें से क्या माइनस करेंगे? म्युनिसिपल टैक्सेस पेड। क्या माइनस करेंगे? म्युनिसिपल टैक्सेस पेड। तो क्या आएगा तुम्हारा? नेट एनुअल वैल्यू। क्या जाएगा तुम्हारा? नेट एनुअल वैल्यू। क्लैरिटी है? इसमें से माइनस हुआ क्या? स्टैंडर्ड डिडक्शन।
30% ऑफ एनएवी, जो एनएवी है उसी का 30% क्या निकाला आपने, स्टैंडर्ड डिडक्शन। और क्या माइनस किया, इंटरेस्ट ऑन लोन। क्या माइनस किया, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो क्या आ गई तुम्हारी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्या आ गई तुम्हारी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इस पे अब आपको क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। इस पे आपको क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। आया कि नहीं आया। तो ये होता है तुम्हारा सीधे सीधे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर लेट आउट पोर्शन। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर लेट आउट पोर्शन। लेट आउट के लिए कहानी ऐसे चलती है, हाँ या ना बोलो। क्लियर है सबको। तो ये तुम्हारा क्या होता है, सीधे सीधे हाउस प्रॉपर्टी का लेट आउट वाले की कहानी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब इसके बाद हम सेल्फ ऑक्यूपाइड भी करेंगे और कुछ भी। उसमें एक चीज ध्यान रखना, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड। क्या क्या क्या, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड पे खास ख्याल रखा गया है। आपका होमवर्क है, आज आप एक कागज लेंगे, ये पूरा चार्ट सेम एज इट इज टिप के आएंगे खुद अपनी हैंड राइटिंग में, और उसको इस बुक के साथ लगा देंगे, ताकि ये पूरे चैप्टर का सार है। ये पूरे चैप्टर का सार है। आगे तुम 25 चीजें पढ़ोगे, देखना थ्योरी में इतनी घुमा घुमा के लिखी हुई है जिसका कोई हिसाब नहीं है, पर ये जो चार्ट है इसमें पूरी चीजों को क्या कर दिया गया है, समराइज करके दे दिया गया है। एक बार देखोगे कहानी इजी हो जाएगी तुम्हारे लिए, हाँ या ना फटाफट बोलो। चलेगा क्या, चलिए एक बार इतना देखिए, ठीक है। फिर एक बार अपन कुछ कुछ बातें और करते हैं, करें कुछ कुछ और बातें। थोड़ा सा फैन ऑन कर लूं, यही वाला कर लूं, गर्मी लग रही है यार मेरे को। ये वाला स्लो कर दूं क्या, वो ठीक है। म्युनिसिपल टैक्सेस पेड, मैं पेड पेड में इतना ध्यान क्यों दे रहा हूं, मैं पेड पेड में इतना ध्यान क्यों दे रहा हूं, समझना ध्यान से। मेरा इस साल का टैक्स बनता था, मैंने भरा नहीं, तो क्या बेनिफिट मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि सरकार चाहती है, ये बेनिफिट सरकार दे ही क्यों रही है, ताकि लोग अपने हाउस टैक्स वगैरह टाइम से भरें। क्या बात समझ में आ रही है। अच्छा, मैंने पिछले 3 साल से टैक्स नहीं भरा था और आज मैंने तीनों साल का टैक्स एक साथ भर दिया, तो इस साल मुझे तीनों साल का मिलेगा कि सिर्फ इस साल का मिलेगा, इस साल का मिलेगा, तीनों साल का मिलेगा, तीनों साल का मिलेगा। क्या बोल रहा हूं मैं, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड, अक्रूवल का दिमाग लगाना ही नहीं है। अरे समझो ना भाई, मैंने जिस साल, इस साल पे नहीं किया, तुमने मुझे बेनिफिट नहीं दिया। अगले साल पे नहीं किया, तुमने मुझे बेनिफिट नहीं दिया। तीसरे साल मैंने तीनों साल का पे किया, अब बोल रहे हो सिर्फ इसी साल का मिलेगा, तो पिछले 2 साल का गया कहां। इसलिए क्या बोला, जब पे करोगे तब बेनिफिट मिलेगा। ओए ओए ओए, क्या बोला क्या बोला क्या बोला, जब पे करोगे तब बेनिफिट मिलेगा। अगर आज म्युनिसिपल टैक्सेस पे किए तो आज, कल पे किए तो कल, और आगे वाले सालों पे किए तो आगे वाले सालों में। हाँ या ना फटाफट बोलो। तो म्युनिसिपल टैक्सेस पेड कब मिलता है, जब म्युनिसिपल टैक्सेस पेड होता है। यहां तक क्लियर है, बोलो हाँ। चलो दूसरा कॉन्सेप्ट, एक्चुअल रेंट पे दो बातें इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल रेंट कितना होता है, 10,000 रुपए महीना, 1,20,000 रुपए साल का। क्या बात समझ में आ रही है। जो मेरे घर में कब्जा करके बैठ गई है, किराया भर ही नहीं रही है, मैं मांग मांग परेशान हूं, ये मुझे किराया भर ही नहीं रही है, और सरकार बोल रही है हमको क्या लेना देना, तो मेरी तो दोनों तरफ से फंदी है। यहां से ना पैसा मिल रहा है, वहां से सरकार टैक्स खींचे पड़ी है, तो नाइंसाफी हो रही मेरे साथ। सरकार ने बोला अगर कोई अनरियलाइज्ड रेंट होता है, क्या होता है अनरियलाइज्ड रेंट, मतलब नहीं मिल पा रहा तुमको, तुम वसूल नहीं पा रहे हो किराया, तो उसका बेनिफिट मिलता है। तो सुनना ध्यान से, एक्चुअल रेंट कैसे होता है, एक्चुअल रेंट कैसे निकलता है। एक्चुअल रेंट का जो फॉर्मूला एक्जैक्टली अगर मैं तुमको बताऊं तो क्या हो जाएगा, एक्चुअल रेंट, रेंट रिसीव्ड, है ना, रेंट रिसीव्ड प्लस रेंट रिसीवेबल। क्या क्या क्या, रेंट रिसीव्ड प्लस रेंट रिसीवेबल। 10,000 में से 6 महीने का मिल गया, 2 महीने का नहीं मिला, लेकिन मिल सकता है, अभी ऐसा नहीं है कि एकदम गायब ही हो गया है, तो क्या हो जाएगा, रेंट रिसीवेबल, उसको ऐड करेंगे, और माइनस किसको करेंगे, अनरियलाइज्ड रेंट को। किसको माइनस करेंगे, अनरियलाइज्ड रेंट को। तो एक्चुअल रेंट निकालने का कि फॉर्मूले के अंदर 3 चीजें आएंगी, क्या क्या, पहली चीज रेंट रिसीव्ड, दूसरी चीज रेंट रिसीवेबल, और क्या माइनस होगा, अनरियलाइज्ड रेंट। क्या माइनस होगा, अनरियलाइज्ड रेंट। हाँ या ना फटाफट बोलो, पक्का। चलो एक बार ये भी देख लेते हैं। अच्छा एक बात और सुन लो पहले तो, फिर मैं रीड पूरी एक साथ रीडिंग कराऊंगा तो फटाफट रीडिंग होती जाएगी। यहां तक क्लैरिटी है। अब अनरियलाइज्ड रेंट की कहानी सुनो। मैंने जान मुश्किल बोल दिया मुझे किराया मिल नहीं रहा है, मेरे को बेनिफिट मिलने के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये मकान मालिक नालायक है, किराया नहीं दे रहा, किराया ले ही नहीं रहा, दे ही नहीं रहा मेरे को, मैं बड़ा परेशान हूँ, और मैंने अनरियलाइज रेंट बोल के क्या करते जा रहा हूँ, हर साल बेनिफिट लेता जा रहा हूँ। लोग कर सकते हैं ऐसा, बोलो हाँ। हाँ, सरकार ने बोला अनरियलाइज रेंट का बेनिफिट सिर्फ तुम्हें 3 कंडीशनों में मिलेगा। क्या होगी पहली कंडीशन, पहला,
तुम्हारी टेनेंसी जो है वो बोनाफाइड होनी चाहिए। बोनाफाइड मतलब एक नॉर्मल लीगल तुम्हारे बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए, एक नॉर्मल टेनेंसी का ट्रांजेक्शन गुड फेथ में होना चाहिए। टेनेंसी क्या होनी चाहिए? बोनाफाइड होनी चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? तुमने सामने वाले से मकान खाली करवा लिया होना चाहिए, या फिर खाली करवाने की पूरी कोशिश तुमने कर ली होनी चाहिए। यार तुम बोल रहे हो किराया नहीं दे रहा, किराया नहीं दे रहा, किराया नहीं दे रहा, रहे पड़ा है 10 साल से, और तुम बढ़िया अनरियलाइज का बेनिफिट लिए जा रहे हो, तो ये तो तुम चूना लगा रहे हो ना। अगर तुमको किराया नहीं मिल रहा तो साले को खाली कराओ। तो तुमने क्या किया होना चाहिए? या तो खाली करवा लिया हो, या तो खाली करवाने की पूरी कोशिश कर ली हो। तो तुमने क्या करें? वेकेटेड द हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए कि पूरी कोशिश करनी चाहिए वेकेटेड करने की। कोशिश कैसे करोगे? लीगल नोटिस दोगे उसको, क्या बात समझ में आ रही है? कोर्ट में केस डालोगे, भैया हमारे घर में कब्जा करके बैठा है, ठीक है क्या? तुमने वो सारी लीगल प्रोसीडिंग क्या कर दी गई होनी चाहिए? शुरू हो गई होनी चाहिए, ठीक है क्या? यहां तक। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, उसी किराएदार के पास तुम्हारी कोई और प्रॉपर्टी किराए पे नहीं होनी चाहिए। अरे यार तुम 4 प्रॉपर्टी किराए पे दे रखे हो ऑलरेडी, और बोल रहे हो 5वें का किराया नहीं दे रहा, ऐसा थोड़ी होता है। तुम वहां कहीं से कुछ ना कुछ गोलमाल एडजस्ट कर रहे होगे। अगर यहाँ डिफॉल्टर, वंस अ डिफॉल्टर ऑलवेज अ डिफॉल्टर, यहां से खाली कराओ, सारी जगहों से खाली कराओ। अगर एक प्रॉपर्टी तुम्हारी जिसमें किराया नहीं मिल रहा है, उसी किराएदार के पास अगर दूसरी कोई प्रॉपर्टी है, तो हम अनरियलाइज रेंट का तुमको बेनिफिट नहीं देंगे। ये तो को समझ में आई बात? बताओ। तो अनरियलाइज रेंट का बेनिफिट की कंडीशन बोलो। पहली, बोनाफाइड होनी चाहिए। बोनाफाइड मतलब गुड फेथ में होनी चाहिए। दूसरा, वेकेटेड करा दी होनी चाहिए, या लीगल प्रोसीडिंग्स फॉर वेकेशन आपने चालू कर दी होनी चाहिए। तीसरा, उसके पास ही कोई और प्रॉपर्टी आपकी किराए पे नहीं होनी चाहिए। अगर इतना है तो आपको अनरियलाइज रेंट माइनस करने मिल जाएगा। तो एक्चुअल रेंट कैसे निकलेगा? रेंट रिसीव्ड प्लस रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज रेंट। कैसे निकलेगा? रेंट रिसीव्ड प्लस रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज रेंट। सारे हेड्स में सबसे सस्ता हेड यही है बेटा, सबसे इजी हेड्स है सारे हेड्स में, जितने भी हेड्स तुमको पढ़ने हैं। तो ये एकदम फ्री के मार्क्स देके जाता है, इसमें गलती मत करना। अगर ये तुमको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो आगे जीवन और कॉम्प्लिकेटेड होगा, इसलिए प्लीज साथ साथ में करते जाना। डीटी अगर एक बार इकट्ठा होकर रख गया तो जीवन भर इकट्ठा होकर रख जाता है बेटा, नहीं होता फिर वो, मैं सही बता रहा हूं। तो जितना क्लास के साथ साथ तुम डीटी करते जाओगे, उतना तुम जीवन में क्या रहोगे बेटा? सुखी रहोगे। ये मेरा तुमसे वादा है। क्लियर है क्या? चलो ठड़ा, आ जाओ। अब अपने वो बुक पढ़ ले। डिटर्मिनेशन ऑफ एनुअल वैल्यू। स्टेप 1 क्या होता है? जीएवी निकालोगे। स्टेप 1 क्या होता है? जीएवी निकालो। जीएवी कैसे निकालोगे? मुनिसिपल वैल्यू या फेयर रेंटल वैल्यू, विच एवर इज हायर सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट। सब्जेक्ट टू मतलब मुनिसिपल वैल्यू विच एवर इज हायर, हायर वैल्यू कंपेयर की किससे? स्टैंडर्ड रेंट से। विच एवर इज लोअर, क्या आ गया? एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट या एक्चुअल रेंट, विच एवर इज हायर, क्या आ गया तुम्हारा? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्या आ गया? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। स्टेप 2, ग्रॉस एनुअल वैल्यू से क्या माइनस किया? पेड बाय द ओनर, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय द ओनर इन द प्रीवियस ईयर। ठीक है क्या? माइनस कर देंगे, और फिर क्या क्या आ जाएगी? एनएवी। क्या जाएगी? एनएवी। एनएवी के बाद क्या करोगे? सॉरी, हाँ, म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस करोगे तो ही क्या जाएगी? एनएवी। एनएवी से क्या माइनस करोगे? स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनएवी, और क्या माइनस करोगे? लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन। क्या माइनस करोगे? इंटरेस्ट ऑन लोन। तो ये होती है तुम्हारी पूरी पूरी कहानी। तो वही लिखा हुआ है। हाँ, आपने प्रॉपर्टी किराए पे चलाई है, उसके लिए आपने प्रॉपर्टी खरीदी होगी। प्रॉपर्टी खरीदी होगी तो आपने उस पे इंटरेस्ट लोन लिया होगा, और लोन पे आप इंटरेस्ट दे रहे होगे, तो सरकार आपको उसका बेनिफिट देना चाहती है। आपको कहीं ना कहीं खर्चा लग रहा है ना यार किराया मंगाने के लिए, क्या बात समझ में आ रही? तो उसका अलग से तुमको बेनिफिट मिल रहा है। सिंपल सी बात है। अच्छा, एक्चुअल रेंट कैसे निकलेगा? एक्चुअल रेंट कैसे निकलेगा? रेंट रिसीव्ड प्लस रिसीवेबल, रेंट रिसीव्ड प्लस रेंट रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज्ड रेंट। क्लियर है कि हाँ या ना? बोलो। नया वाला कौन सा है, पुराना वाला कौन सा है? मेरे पास भी दोनों फाइलें, मैं खुद कंफ्यूज हो गया। नए वाले बता भाई, पेज नंबर कौन सा है ये म्युनिसिपल वैल्यू वाले चार्ट का? सेम है कि अलग है?
बाकी लोग बताओ ना, इनका सेम है कि अलग है? ये 142 में तो ये है, इसमें तो मतलब ये पुरानी वाली फाइल है, ये है नई वाली फाइल। वन फोर्टी थ्री में ये है ना, 143 नए वाले में ना, तो ये नया वाला हो गया। क्लैरिटी है क्या? है ना? अब एक बार इसको पढ़ लो। द मेजर ऑफ चार्जिंग इनकम टैक्स कहानी दी हुई है, विद प्रॉपर्टी शैल बी डीम्ड टू बी सम व्हिच द प्रॉपर्टी माइट रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू लेट आउट फ्रॉम ईयर टू ईयर। तो पहली चीज क्या हुई है? एक्सपेक्टेड रेंट। सीधे अंडरलाइन करो, ईयर टू ईयर, एक्सपेक्टेड टू बी ईयर टू ईयर को अंडरलाइन करो और लिख दो वहां पे क्या मतलब है उसका, एक्सपेक्टेड रेंट। दिखा क्या सबको? ये ईयर टू ईयर। हो जाएगा एक्सपेक्टेड रेंट की बात बोलिए पहली पॉइंट में, ठीक है? ठीक है, एक्सपेक्टेड रेंट को किससे कंपेयर करते हैं? एक्चुअल रेंट से। वेयर द प्रॉपर्टी और पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी इज लेट आउट एंड द एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय द ओनर इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सेस ऑफ सम रिपोर्टिंग क्लॉज है, अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। ये इन लोग जबरदस्ती कहानी बता रहे हैं, रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, मतलब ये जो पूरी बातें मैंने बताई हुई ना, सिर्फ वही लिखा हुआ है, एक्चुअल रेंट से कंपेयर करना है। वेयर द प्रॉपर्टी और पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी इज लेट आउट एंड वाज वेकेंट, ये वेकेंट वाली कंडीशन अपन आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है क्या? ये वैकेंसी को अपन अलग से पढ़ेंगे। Provided that taxes levied by any local authority in respect of property shall be deducted previous year in which the liability to pay such taxes are incurred by the owner अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ अकाउंटिंग। ये है मतलब टैक्सेस माइनस करने मिल जाएंगे। क्या बात समझ में आ रही है आपको? म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस करने मिल जाएंगे। फिर क्या जाएगा? एक्चुअल रेंट और रिसीव्ड और रिसीवेबल। क्या जाएगा? एक्चुअल रेंट, रिसीव्ड और रिसीवेबल, मतलब जो भी आपको मिल गया है प्लस रिसीवेबल माइनस होता है क्या? अनरियलाइज रेंट, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू और स्टैंडर्ड रेंट। ये पूरी कहानी पढ़ने की जरूरत तुमको बहुत ज्यादा नहीं है, जो मैंने चार्ट दे दिया है वो मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए। हाँ यार फटाफट बोलो। फर्दर वेयर द प्रॉपर्टी कंसिस्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी और अ हाउस which is in occupation of the owner for the purpose of his own resident, यानी सेल्फ ऑक्यूपाइड। सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए मैं ऑलरेडी आपको क्या बता चुका हूं? सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए आपको ऑलरेडी क्या बता चुका हूं? दो घर तक सेल्फ ऑक्यूपाइड, उसके बाद deemed to be let out, यही लिखा हुआ है। Where is the occupation of the owner of the purpose of his own resident or cannot actually be occupied by the owner by reason of fact that the owning to his employment, business, profession, place of building not belonging to him, the annual value of such house or part house shall be taken as nil। जो आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू क्या ली जाएगी? निल ली जाएगी, यानी आपको क्या मिलेगा? एग्जेम्पशन मिलेगी। क्या मिलेगी? एग्जेम्पशन मिलेगी। लेकिन एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी अगर आपके पास क्या है, या तो आपने उसको किराए पे दे दिया है, या तो आपके पास क्या है? दो से ज्यादा घर हैं, या तो क्या है? दो से ज्यादा घर हैं, या आपने कोई और बेनिफिट आपने उससे उठा लिया है। ये पूरी बातें लिखी हुई है। हाँ या ना फटाफट बोलो। अनरियलाइज रेंट क्या होता है? अनरियलाइज रेंट क्या होता है? अनरियलाइज रेंट जो नहीं मिला है उसके लिए कंडीशन, टेनेंसी शुड बी bonafide, the defaulting tenant has vacated and steps have been taken to compel to vacate the property, the defaulting tenant is not in the occupation any of the property of the SEC, the SEC has taken all reasonable steps, institutional legal proceedings for the recovery of the unpaid rent, satisfied the option the legal proceeding unless would be useless। कुल मिला के पूरी एसेसिंग वो कंडीशन आपने कर ली है फुलफिल। हाँ या ना फटाफट बोलो। कौन सा? हाँ, बी और डी सेम पॉइंट हुआ, बस डी में थोड़ा और एक्सप्लेनेशन से बोला है कि आपने क्या कर लिया पूरी लीगल। आप बस बोलो, वहां क्लियर नहीं था ना, स्टेप्स हैव बीन टेकन टू कंपेल द वेकेट। तुमने घर में गुंडे भेज दिए, सब कुछ कर दिया, वो स्टेप्स नहीं माने जाएंगे। आपने लीगल प्रोसीडिंग स्पेसिफिकली कर ली होनी चाहिए। क्लियरिटी है? बोलो हाँ नहीं? हाँ चलो। क्या ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है ना? हाँ ये उतने इंपॉर्टेंट मेन वाले हैं भी नहीं, लेकिन फिर भी एक बार रीड करेंगे अपन इसको अभी। क्या चीजें हैं? ग्रॉस एनुअल वैल्यू एक बार ये अपन ने पढ़ा है, जो वही है। क्या है? म्युनिसिपल वेल या फेयर रेंटल वेल हायर ऑफ द फॉलोइंग cannot be exceeded from standard rent, whichever is lower। क्या आ गया तुम्हारा? expected rent और actual rent, higher of the value क्या आ गया? gross annual value। क्या आ गया? gross annual value, higher of expected rent और actual rent received या receivable। कितनों को कहानी समझ में आई है? यहाँ तक पूरी सेम है, बोलो हाँ। अब आगे क्या बात करोगे? म्युनिसिपल टैक्सेस। म्युनिसिपल टैक्सेस क्या होने चाहिए? पेड बाय द ओनर होने चाहिए, पेड बाय द ओनर होने चाहिए, ठीक है क्या? फिर क्या है? प्रॉपर्टी लेट आउट।
अच्छा एक काम करो, पहले इतने पे नजर मारो, 5 मिनट का समय दे रहा हूँ, फिर मैं म्युनिसिपल टैक्सेस की कहानी कुछ कुछ और जो बतानी है वो आपको बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी अपन डिस्कस करेंगे। पहले इतने पे एक बार नजर मार लो सब लोग जल्दी से। चलो क्या होगा, म्युनिसिपल टैक्सेस, क्या 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 म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस करने हैं। अब सुनना ध्यान से, मैंने मकान किराए पे दिया तुमको, ओए सुन रहे हो, मैंने मकान में कितने किराए पे दिया तुमको, और बोला तुम ही म्युनिसिपल टैक्सेस भरोगे। उसने बोला ठीक है हम भरेंगे। म्युनिसिपल टैक्सेस वो भर रहा है और मैं उसका बेनिफिट लेना चाहता हूं, मिलेगा क्या? तुम आपको जीएबी निकालते समय म्युनिसिपल टैक्सेस सिर्फ तब माइनस करने मिलेंगे जब इट इज पेड बाय द ओनर, बॉन्ड बाय द ओनर एंड पेड बाय हिम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर शैल बी अलाउड एज डिडक्शन। ठीक है क्या, यहां तक समझ में आई? प्रॉपर्टी शुड बी लेट आउट, म्युनिसिपल टैक्सेस में क्लेम्ड एज डिडक्शन ओनली इन द रिस्पेक्ट ऑफ लेट आउट प्रॉपर्टी या डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी। अभी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का मुझे आपको बताना है, लेकिन अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में खुद रह रहा हूं और टैक्स भर रहा हूं तो टैक्स का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, टैक्स का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। ये 2 मिनट बाद आपको समझ में आ जाएगा, अभी 2 मिनट दो, 2 मिनट बाद आपको इसमें क्लैरिटी आ जाएगी। सेल ईयर ऑफ पेमेंट मतलब वही जो मैंने बताया था, पिछले 3 साल से टैक्स पे नहीं किया था और आज पे कर दिया तो मुझे पिछले तीनों साल का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन 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 अगर मैंने आगे वाले 3 साल का टैक्स भर दिया तो, पिछले 3 साल से टैक्स नहीं भरा था और आज भर दिया तो मुझे तीनों साल का बेनिफिट मिलेगा, राइट? आज ही मैंने आने वाले 5 सालों का टैक्स भर दिया एडवांस में, तो क्या टैक्स का बेनिफिट मिलेगा? नहीं मिलेगा। देखो, इस साल का टैक्स ड्यू हुआ, मैंने नहीं पे किया, तुमने मुझे बेनिफिट नहीं दिया। अगले साल का टैक्स ड्यू हुआ, मैंने नहीं पे किया, मुझे बेनिफिट नहीं मिला। 30 साल का भी टैक्स ड्यू हुआ, मैंने नहीं पे किया, तुमने मुझे बेनिफिट नहीं दिया। चौथे साल में मैंने 4 साल का टैक्स पे किया तो मुझे पूरे 4 साल का बेनिफिट मिलेगा। यहां तक क्लैरिटी है? अब अगला साल अभी आया नहीं है, टैक्स अभी ड्यू हुआ नहीं है और मैंने अगले साल का टैक्स अभी से पे कर दिया एडवांस में। मैंने टैक्स एडवांस में जमा कर दिया, सरकार को बोला तुम काटते रहना मेरे पास से थोड़ा थोड़ा, तो मुझे अभी आने वाला साल आया है क्या? टैक्स आया है क्या? नहीं, तो उसका बेनिफिट आज नहीं मिलेगा, जब वो वाला साल आएगा तब उसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा। हाँ, अब आज नहीं मिलेगा, पॉइंट ये। अब इस बार ईयर ऑफ पेमेंट और एडवांस टैक्स दोनों को समझोगे, क्लैरिटी आएगी। Municipal tax related to earlier previous year but paid during the current previous can be claimed as deduction only in the year of payment. Only in the year of payment. Advance municipal taxes paid shall not be allowed as deduction in the year of payment but can be claimed in the year in which it falls due because it is not a tax levied and incurred as liability. अभी टैक्स ड्यू ही नहीं हुआ है और आपने अभी से पे कर दिया है तो इस साल तो नहीं मिलेगा, जब जब वो ड्यू होगा तब तब वो पे होता जाएगा, मतलब वो डिडक्शन मिलता जाएगा। कुल मिला के एडवांस टैक्स का डिडक्शन नहीं मिलेगा। आउटस्टैंडिंग टैक्स अगर आज पे किया है, आउटस्टैंडिंग टैक्स अगर आज पे किया है तो उसका डिडक्शन मिल जाएगा। एज सिंपल एज दैट। अल्टीमेटली लॉजिक समझो, पर्पस क्या था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का? ताकि तुम टैक्स भरो, ये थोड़ी था ताकि तुम एडवांस टैक्स भरो। पर्पस क्या था? ताकि तुम टैक्स भरो। तुमने नहीं भरा, नहीं मिलेगा। 5 साल तक नहीं भरा, 5 साल तक नहीं मिलेगा। 6वें साल में सरकार चाहती कि पिछले 5 साल का मिल जाए तो पूरे 6 साल का भर दो, सबका बेनिफिट तुमको मिल जाएगा। पर तुम 7वें 8वें 9वें साल का भरोगे तो उसका आज नहीं मिलेगा, आज तुमने भर के रख दिया है, जब जब वो वाला साल आएगा तब तब उसका बेनिफिट आपको मिलता जाएगा। क्लैरिटी है सबको? बोलो हाँ। फिर क्या है, फॉरेन प्रॉपर्टी में अगर मुझे कोई प्रॉपर्टी है उस पर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ रही है और मैं फॉरेन टैक्स भर रहा हूँ, फॉरेन का म्युनिसिपल टैक्स भर रहा हूँ, तो उसका बेनिफिट मेरे को मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ या ना फटाफट बोलो। नेक्स्ट, enhanced municipal tax demand, where the tax on property is enhanced with a retrospective rate by municipal or local authority and the enhanced tax relating to the prior year is demanded during the assessment year, the entire demand is reduction in the assessment year। मतलब कुल मिला के क्या हुआ, सरकार ने टैक्स को बढ़ा दिया रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट समझते हो? पुरानी डेट से, मतलब टैक्स को बढ़ा दिया कौन सी डेट से? पुरानी डेट से। और पुरानी टैक्स का डेट का टैक्स कब ड्यू हो रहा है? आज ड्यू हो रहा है। कब ड्यू हो रहा है? आज। आज पे करोगे कोई बात नहीं, बेनिफिट मिल जाएगा, कोई अलग सी खास बात नहीं है। कुल मिला के बस इतना याद रखना, बस इतना याद रखना, पुराना कोई भी टैक्स है आज भरा है तो बेनिफिट मिलेगा। एडवांस टैक्स का बेनिफिट तब मिलेगा जब वो ड्यू होगा। क्या बात समझ में आ रही है? और मेन बात, ओनर के द्वारा पे हुआ होना चाहिए। क्या बात समझ में आ रही है? अगर टेनेंट पे कर रहा है तो उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। हाँ, क्या?
इनहेंस में मस्त बोला था कि अगर कोई एक एक केस लॉ हुआ था उस बेसिस में बताया कि अगर कोई पीछे चल के क्या हुआ है रेट्रोस्पेक्टिव से भी इफेक्ट पड़ा है तो भी जिस दिन पे किया उसी दिन बेनिफिट मिलेगा, अल्टीमेटली वही बात है। क्लियर, डन, बोलो हाँ या नहीं। यहां तक आपकी कहानी होती है खत्म। अब एक काम करेंगे, पहले आप मुझे तीनों घरों के जीएवी निकाल के बताएंगे। दिख रहा है आपको क्वेश्चन? तीन घर हैं, म्युनिसिपल वैल्यू, एक्चुअल रेंट, फेयर रेंटल वैल्यू। कैसे करोगे? या मेरे साथ करोगे, मेरे साथ करोगे। क्या है? म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, विच एवर इज हायर। 30 और 36, विच एवर इज हायर। कौन हायर है? 36। स्टैंडर्ड रेंट है क्या? नहीं, छोड़ दो। विच एवर इज हायर सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट कितना आ जाएगा? 36। अब उसमें या एक्चुअल रेंट 36 और 32, विच एवर इज हायर कितना हो जाएगा? 36। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? फेयर रेंट। हाँ या ना फटाफट बोलो। पक्का आया समझ में? पक्का? ओके। नेक्स्ट क्या है? म्युनिसिपल रेंट, हाउस टू देखो, म्युनिसिपल रेंट या फेयर रेंट कितना है? 20 और 24, विच एवर इज हायर तो क्या हो जाएगा? 24। सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट नहीं है, अब वो या एक्चुअल रेंट 28, विच एवर इज हायर तो क्या हो जाएगा? 28। क्लियर है? सोल्यूशन में 24,000 लिखा है ना। 2 मिनट देखते हैं। थर्ड वाला केस देखो। ऐसा नहीं ना बेटा, तभी तो इतना थोड़ी। सेकंड वाले में गलती है, 24 लिखा है पर नीचे 28 लिखा हुआ है। नीचे 24 लिखा हुआ है लेकिन आखिरी में क्या लिखा हुआ है? 28। तो आप 28 लोगे। यहां तक क्लैरिटी आई सबको? हाँ ना बोलो। थर्ड केस देखो एक बार। उसी में थर्ड हाउस, म्युनिसिपल वेल या फेयर रेंटल वैल्यू, विच एवर इज हायर। स्टैंडर्ड रेंट है नहीं वो, या एक्चुअल रेंट, विच एवर इज हायर तो क्या हो जाएगा? क्लैरिटी आ गई सबको यहां तक? हाँ या ना बोलो। पक्का? चलो एक बार अगला देखते हैं अपन कौन सा है तुम्हारा कहानी। स्टैंडर्ड रेंट की ब्रेक चाहिए तुम लोग को? हाँ तो रुको ना, अभी पढ़ेंगे अपन। तुम लोग को रोज ब्रेक कितने घंटे बाद मिलता है ये बताओ? बस मैं ही देता हूँ, मैं ही अच्छा आदमी हूँ। चलो कोई बात नहीं, आज 15 मिनट बाद मिलेगा। सेकंड, हाँ 15 मिनट बाद और पढ़ा रहा हूँ। सेकंड इलस्ट्रेशन देखो एक बार। सेकंड इलस्ट्रेशन मतलब वो जो था इसका नेक्स्ट वाला। मुझे एक बुक मिलेगी जहां दो लोग बैठे हैं, एक जन बुक पीछे हो जाना, एक बुक दे देना। सेकंड केस स्क्रीन में नहीं दिखेगा आपको, यहां पे आप एक बार समझ लेंगे। बुक आपके पास होगी, बुक सामने खोलेंगे, मॉड्यूल इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा था? 3। मुंसिपल हाउस 1 दिख रहा है? हाउस 1 दिख रहा है? म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है? 30। फेयर रेंट वैल्यू कितनी है? 36। विच एवर इज हायर कितना आया? 36। सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट 36 और 30, विच एवर इज लोअर कितना आ गया? 30। फिर 30 और 40, विच एवर इज हायर तो कितना हो गया? 40। तो पहले वाले केस में जीएवी कितना आ गया? 40। कोई डाउट नहीं। सेकंड केस देखो। म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है? 26, सबको दिख रहा है? फेयर रेंट वैल्यू कितनी है? 28। विच एवर इज हायर? 28। सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट तो है ही 28 ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 28 और 30, विच एवर इज हायर तो आंसर कितना हो जाएगा? 30। आया समझ में? थर्ड केस 35 और 30, विच एवर इज हायर 35। सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट 36 तो 35 ही है। अब 35 और 32 तो क्या हो जाएगा? 35। तीनों सही है। चौथा 30 और 36, विच एवर इज हायर कितना हो जाएगा? 36। 30 और 36 कितना हो जाएगा? 36। सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट तो 36 ही रहेगा, और 36 और 32 विच एवर इज हायर तो कितना हो जाएगा? 36। इलस्ट्रेशन 3 आपका हो गया है। सिंपल इजी, हाँ या नहीं? अब इलस्ट्रेशन 4 देखो। नो वैकेंसी बट देयर इज अनरियलाइज्ड रेंट, बट देयर इज, अबे देखो अभी अनरियलाइज्ड रेंट, जल्दी देखो। मिस्टर ए ओन्स 2 हाउसेस, उसके पास कितने घर हैं? 2। द एक्सपेक्टेड रेंट ऑफ हाउस इज 65,000, ये क्या दे दिया? एक्सपेक्टेड रेंट। द हाउस इज लेट आउट ऑफ
7,500 पर मंथ। एक बार कैलकुलेटर अगर आपके पास हो तो 7,000 पर मंथ आप टोटल साल का निकाल लो, कितना हो जाएगा 7,000 पर 12, कितना हो जाएगा 90,000। और तुम्हारा उसने क्या बोला, रेंट फॉर द मंथ ऑफ फेब्रवरी एंड मार्च कुड नॉट बी रियलाइज, यानी अनरियलाइज रेंट कितने महीने का हो गया है, 2 महीनों का। यानी एक्चुअली मिला कितना है अपन को 75,000, एक्चुअल रेंट कितना मिला है 75,000। द एक्सपेक्टेड रेंट ऑफ अनदर इज 1.5 लाख, लेट आउट इज 12,000 पर मंथ, बट द रेंट फॉर लास्ट 3 मंथ्स कुड नॉट बी रियलाइज, यानी कितने महीने का, 9 महीने का रियलाइज नहीं हो पाया है। तो कितना हो जाएगा मुझे बताओ, 1,08,000। अब एक्चुअल रेंट निकालो कितना हो जाएगा दोनों का, दोनों का एक्चुअल रेंट कितना कितना है 75 और 1,08,000। क्लियर है। The expected on another house is 1.5 lakh. The house is let out for 12,000 per month, but the rent for last 3 months could not be released. In both cases, Mr. A, the following rule 4, you are according to the gross annual value of both the houses. तो कैसे निकालोगे बताओ, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट। म्युनिसिपल वैल्यू तो है ही नहीं, पूरा एक्सपेक्टेड रेंट दे दिया है, विच एवर इज हायर। तो 65 और 75, विच एवर इज हायर, कितना हो जाएगा 75। हाँ, दूसरे केस में क्या होगा, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट कितना है तुम्हारा 90,000, उनका एनए मत देखो, कितना हो जाएगा 90,000, कितना हो जाएगा 90। एक्सपेक्टेड और एक्चुअल विच एवर इज हायर, तो कौन हायर हो गया 1.5 लाख, तो सीधे सीधे क्या आ जाएगा 1.5 लाख। कोई दिक्कत है क्या, पक्का। वैकेंसी का कॉन्सेप्ट मैंने आपको नहीं पढ़ाया अभी, वैकेंसी का कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाया, इतना मैंने आपको पढ़ा दिया है, इतने इलस्ट्रेशंस आपके डन है। क्लैरिटी है सबको, हाँ या ना बोलो, चल जाएगा क्या। तो यहाँ पे आपका ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्या होता है, खत्म होता है। अब वैकेंसी भी पढ़ा दूं क्या, नहीं पढ़ाऊं, चलो एक काम करो, पेज नंबर इसमें आओ 149 में, तेरे को कॉलेज जाना है तू चले जा, 149 में चले आ जाओ। वेदर प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड या अनऑक्यूपाइड, क्या पढ़ा अपन ने, 2 हाउसेस तक अपन को कंसेशन मिलता है, वही वाली थ्योरी आपको यहाँ पे दी हुई है। क्या बात समझ में आ रही है। सेल्फ ऑक्यूपाइड का कॉन्सेप्ट मुझे आपको पढ़ाना है, अब एक काम करता हूँ मैं आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड का कॉन्सेप्ट 2 मिनट में पढ़ा देता हूँ, तो बाकी सारी चीजें आपकी हो जाएंगी खत्म। हाँ या ना फटाफट बोलो, आइए, बहुत ईजी है सेल्फ ऑक्यूपाइड। बाय बेटा। चलो, अरे सिंधी भाषा, मेरे को सब समझ में आ ही जाता है। आ क्यों नहीं रहा ये, आज का दिन ना पूरा ऐसे ही रहा है मेरा सुबह से, परेशानी वाला। चलो, अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी तो क्या बोला गया, एग्जेम्प्ट, सब चीज क्या रहेगा जीरो, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू, बेचारे कुछ करना ही नहीं है, सीधे सीधे एनएवी क्या आ जाएगी जीरो, एनएवी जीरो आ गई। तो क्या एनएवी कब आती है, म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस करने के बाद, यानी म्युनिसिपल टैक्सेस भी माइनस करने नहीं मिलेंगे, सीधे सीधे एनएवी क्या आ जाएगी तुम्हारी जीरो। एनएवी क्या आ जाएगी जीरो, सिर्फ क्या माइनस करने मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन। क्या माइनस करने मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करने का। मतलब की सुनो सुनो सुनो, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की फाइनल वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की फाइनल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। अगर लोन लिया है तो, अगर लोन लिया है तो, यहां तक क्लैरिटी आई सबको। तो आप पूरा निकालोगे, सारी चीजें क्या ले लोगे, एनएवी तक क्या ले लोगे जीरो, एनएवी तक क्या ले लोगे जीरो, माइनस क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन लोन। क्या बात समझ में आ रही है। तो तो फाइनल जो टैक्सेबल वैल्यू आएगी 30% तो निकल ही सकता, जीरो का 30% जीरो ही होता है। क्या बात समझ में आ रही है। और फिर क्या माइनस करोगे, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करने के बाद जो आपकी फाइनल वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी। मतलब कुल मिला के आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए अगर आपने लोन लिया है,
सेल्फ ऑक्यूपेंट प्रॉपर्टी के लिए अगर आपने क्या लिया है, लोन लिया है, तो उसके इंटरेस्ट का आपको क्या मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है, आपको लॉस आ रहा है, क्या आ रहा है, लॉस। और ये लॉस अल्टीमेटली कहीं और से सेट ऑफ होगा और आपकी इनकम को क्या करेगा, बचाएगा। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को कहीं ना कहीं बचाएगा, आपको टैक्स में क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। सिर्फ एग्जेम्पशन नहीं है, उल्टा लॉस में जा रही है हाउस प्रॉपर्टी तो वो आपको बेनिफिट है एक तरीके से। हाँ या ना फटाफट बोलो, कितनों को समझ में आ गया, पक्का आ गया। तो ये होता है तुम्हारा सीधे सीधे किसकी कहानी, ये सीधी सीधी तुम्हारी किसकी कहानी हो जाती है, किसकी कहानी हो जाती है बेटा, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की। आखिरी में एनएवी क्या आ जाएगी, नील आ जाएगी। डन या नॉट डन। आज मैं एक काम कर रहा हूं, इतना ही करा रहा हूं, क्लियर है क्या, ठीक है। 10 मिनट का आपको ब्रेक दे रहा हूं, उसके बाद मैं बाकी का आपको कराऊंगा, या साक्षी में भी क्लास लगेगी, वो एक बार अपन देख लेंगे, हुआ तो फिर जीएसटी कर लेंगे थोड़ा सा, नहीं तो अपन, ठीक है।